हेलो गाइस, तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले जो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जरा उनका नाम सुन लो यार। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को उनमें। हम जानेंगे मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है, हम जानेंगे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, हम जानेंगे ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फिर हम जानेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्कल क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इन सर्किल क्या होता है और साथ में सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, वो सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर कि अगर ट्राइंगल के, देखो आप जानते हो ट्राइंगल का अगर तीनों एंगल का रेशो गिवन है ना तो आप इजीली एंगल निकाल सकते हो, लेकिन ट्राइंगल के तीनों एंगल के बीच में अगर रिलेशन गिवन है तो एंगल कैसे निकलता है वो भी समझाने वाला हूँ। और वो सारा जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको पता ही है ये जो 15 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन आप हार्डली 3 to 5 मिनट में कर लोगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनो। ये होता है ट्राइंगल, हम जानते हैं, और मान लो ट्राइंगल का नाम है ABC, जिनमें वर्टेक्स है A, B और C, सब पता है। ठीक है, साइड है AB, BC और AC। सबसे पहला टर्म जो हम सीखने वाले ना दैट इज मीडियन, कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन ये होता है कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को, देखो सीधी सी बात है, मीडियन वर्ड का मतलब होता है मिडिल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मीडियन स्टैटिस्टिक्स के अंदर मिडिल वैल्यू। तो मिड मतलब मिड से रिलेटेड कुछ चीज़ है, तो मिड किसका होगा, अरे भाई किसी साइड का मिड पॉइंट होगा। तो मान लो BC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, 5 सेंटीमीटर होगा ना, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, अब मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को कहीं ना कहीं तो जोड़ोगे ना यार। तो इस मिड पॉइंट को सामने वाली लाइन के साथ में अगर आपने अटैच कर दिया तो अब आपका मान लो ये D पॉइंट है, तो मीडियन कहलाएगी आपकी ये AD क्या कहलाएगी यहाँ पे, मीडियन। इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, लो जी आपने ज्वाइन कर दिया। इस वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मान लो सपोज करो इसका नाम E है और इसका नाम है F है, तो मीडियन कौन कौन सी हो गई, एक AD मीडियन हो गई, ये BE मीडियन हो गई और CF भी मीडियन हो गई। ये तो हो गया मीडियन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, आपने ध्यान से देखो, आपको लग रहा होगा सर आपने तीनों को एक पॉइंट पे मिला दिया, क्या कंपलसरी हर बार तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल कंपलसरी है कि जब मीडियन होती है, तीनों मीडियन होती है। ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो सकती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ट्राइंगल में कितने मीडियन होती हैं, ट्राइंगल में 3 मीडियन होती हैं। ठीक है, और जब तीनों मीडियन जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है ना उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रोइड। मान लेते हैं इसको G से डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड। तो दो टर्म आपकी क्लियर हो चुकी है। मीडियन क्या होती है, किसी भी लाइन के मिड पॉइंट को सामने वाली वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, दैट इज मीडियन। कितनी लाइन होती है, कितने इसके होती है साइड, 3 साइड, तो इसके ऊपर एक मीडियन डलेगी, इसके ऊपर एक मीडियन डलेगी, इसके ऊपर एक मीडियन। किसी ट्राइंगल में 3 मीडियन होती है और तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट होंगी, बिल्कुल होंगी, पक्का होंगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने मीडियन बनाया और तीनों मिल नहीं रही, यहाँ पे बिल्कुल मिलेंगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है उसका नाम क्या होता है, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड एक्चुअल में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा होता है। मतलब ये कि अगर मान लो आपने कोई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया लकड़ी का और तीनों का मीडियन पॉइंट लेके अगर आपने उसके ऊपर रस्सी बांध दी ऐसे और आप उसको लटकाओगे तो कहीं भी इम्बैलेंस नहीं होगा, एक साइड झुक रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ के आप लटका दो, हर तरफ से बैलेंस बना रहेगा, दैट इज मीडियन एंड अबाउट सेंट्रोइड। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होता है ट्राइंगल के अंदर, और सीखो भाई। मान लो ट्राइंगल है आपका, ठीक है, और मैं आपको 3 तरह से बना के दिखाऊंगा। एक ऑब्ट्यूस भी बना रहा हूं, एक एक्यूट बना रहा हूं और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। एल्टीट्यूड सीखने वाले हम। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर डाल दो। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री, इस वर्टेक्स से सामने वाली के ऊपर 90 डिग्री अगर डालने की कोशिश करोगे तो आपको 90 डिग्री कहीं यहाँ नज़र आएगा, और इससे डालने की कोशिश करोगे तो 90 डिग्री यहाँ की नज़र आएगा। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट D है तो ये AD हो गया एक एल्टीट्यूड, ये पॉइंट E है मान लो तो ये BE हो गया एक एल्टीट्यूड, और CF मान लो एक हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट भी होता है इसको, जैसे आपने ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। वो हाइट एक्चुअल में क्या होती है, एल्टीट्यूड होता है। इसका एरिया आपको फाइंड करना है, क्या निकालो, हाफ इंटू दिस बेस BC इंटू हाइट दिस AD, हाफ इंटू दिस बेस और दिस हाइट। उस बेस के ऊपर जो एल्टीट्यूड आता है उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके अंदर डीप में नहीं जा रहे अभी। तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड।
क्या तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिलते हैं? बिल्कुल, तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उसका नाम होता है भाई ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, जहाँ तीनों मिलेंगे एल्टीट्यूड उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब मन में बात आती है, सर ऑर्थो सेंटर जरूरी है अंदर ही अंदर हो? अच्छा, उससे पहले जो सेंट्रोइड पढ़ा था मीडियन वाला, क्या वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है? हाँ जी, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है, वो ट्रायंगल के बाहर नहीं जा सकता। रही बात ऑर्थो सेंटर की, तो अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसके सारे एंगल एक्यूट होते हैं, वहाँ पे ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। अब इसमें आप 90 डिग्री डालना है। लो जी, इससे तो मैंने 90 डिग्री डाल दिया, इस साइड से 90 डिग्री डालने की कोशिश करूँगा, तो यार यहाँ से 90 डिग्री, ऐसे 90 तो बन ही नहीं पाएगा। तो 90 कैसे बनेगा? यहाँ बाहर बनेगा। तो बाहर भी बन सकता है इसके अंदर ऑर्थो सेंटर, समझ गए? इसको बैक साइड में ले लेते हैं। और तीसरा, इससे भी इसके ऊपर 90 डिग्री डालो, इसको एक्सटेंड करके 90 डिग्री डाला जाता है, बाहर की तरफ डालेगा। तो जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है ना, इसके अंदर आप जब परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करोगे तो ट्रायंगल के बाहर भी डलता है। आप लोगों ने देखा होगा, इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते क्या होता है, हाफ इंटू दिस बेस और दिस हाइट, बाहर एल्टीट्यूड डलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री, तो ध्यान से देखो तो यहीं मिल गया, ठीक है। तो इसके अंदर यहीं मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डालने पर जो आपका ऑर्थो सेंटर मिला, वो ऑर्थो सेंटर आपका अंदर होगा, ऑब्ट्यूस में ऑर्थो सेंटर बाहर होगा, और इसके अंदर ऑर्थो सेंटर इसकी वर्टेक्स पे ही हो जाता है, ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट 2 टर्म आती है ट्रायंगल में। 2 चीज़ें और ले लेते हैं, एक होता है इन सेंटर और एक होता है सरकम सेंटर। इन सेंटर की बात कर लेते हैं, नाम से ही पता लग रहा है इन सेंटर, अंदर कुछ सेंटर जैसी चीज़ होने वाली है, सेंटर अंदर होगा। और इसी से रिलेटेड एक टर्म आएगी इन सर्किल, मतलब अंदर एक सर्किल बनने वाला है, इन सर्किल, सर्किल एक अंदर बनने वाला है, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई इसके अंदर, एंगल जो है ना, ये इस एंगल का बाइसेक्ट करो। मान लो ये 60 डिग्री 30-30 हो जाएगा, 70 डिग्री 35-30, एंगल का बाइसेक्ट करो, इस एंगल का बाइसेक्ट करो, इस एंगल का बाइसेक्ट करो, जिस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हो आप इन सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, इन सेंटर, क्योंकि अंदर एक सेंटर मिला। और इस सेंटर को लेकर अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करो तो एक सर्किल ऐसा बनेगा जो अंदर की तरफ बनेगा, तो इसको बोलते हैं अपन इन सर्किल, जो कि तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, जब तीनों साइड को टच करेगा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ये क्या, ये रेडियस के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं कि इसको एंगल का बाइसेक्ट करने पर हमें मिलता है इन सर्किल या इन सेंटर। और रही बात, एक चीज़ और हो जाती है ट्रायंगल के अंदर, ये छोटी छोटी 4 चीज़ें हैं, दोबारा फटाफट बोलेंगे अपन इसको। किसी भी लाइन का, आप जानते हो, मान लो एक लाइन सेगमेंट, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, मोर देन हाफ ओपन करो, ऊपर टिक मारो, नीचे टिक मारो, ऊपर टिक मारो, नीचे टिक मारो, दोनों साइड से, ठीक है। वो तो जो पॉइंट मिलता है इसको क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 इक्वल पार्ट और परपेंडिकुलर भी। तो आपको किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है, ऑलरेडी 6 से 7 में आप लोगों ने सीख लिया है। मान लो मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ और वैसे जा रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ऐसे जा रहा है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम, क्या बोला मैंने, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर का यूज करते हुए जो आप ड्रॉ करोगे तो एक सर्किल ऐसा बनेगा जो बाहर से इनकी सारी वर्टेक्स को टच करते हुए जाता है, तो ये रेडियस हो गई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं सरकम सर्किल, ठीक है। दोबारा फटाफट 2 मिनट में सुनो, ट्रायंगल में जो मीडियन होती है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर मीडियन होती है, उन मीडियन का जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो मैं 4 चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मीडियन जो होती है, नोट भी कर लेना आप कॉपी में, मीडियन क्या होती है, मीडियन से जो रिलेटेड चीज़ होती है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। एक एल्टीट्यूड होता है, यानी सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री डालना, एल्टीट्यूड से रिलेटेड जो टर्म है दैट इज ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे मिलेगा। एक होता है आपका एंगल बाइसेक्टर, कि जब एंगल का बाइसेक्ट करते हैं ना, वो जहाँ मिलते हैं उससे रिलेटेड टर्म होती है इन सेंटर।
यानी मीडियन का मीटिंग पॉइंट सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट इन सेंटर, और उसके साथ ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, इसका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ये चार चीज़ आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है कौन सा सेंट्रोइड कौन सा ऑर्थो सेंटर है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इस चीज़ को, ठीक है। मीडियन का सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड का ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सरकम सेंटर। मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करना। एल्टीट्यूड क्या होता है? सामने वाली परपेंडिकुलर डालना। एंगल बाइसेक्टर एंगल का हाफ कर लो, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। चलो जी, अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड विद अपोजिट वर्टेक्स। अब यही बताया, तो फर्स्ट का आंसर आपका निकल के आएगा मीडियन, ठीक है। लिखने की नीड नहीं है। मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ में क्या बन जाएगा? मीडियन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू एनी साइड। अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं अपन? एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ये बताया ना, सामने वाली वर्टेक्स से इसके ऊपर जो डाला तो क्या बोलेंगे इस चीज़ को अपन? एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसकी लेंथ को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड को हाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड। सारे एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? थर्ड का आंसर क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर। फोर्थ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड। सारी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मीट करने पर जो पॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं उसको अपन? सर्कम सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बताया मैंने? सर्कम सेंटर बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है जी। तो चारों चीज़ क्लियर है, और क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, किसी चीज़ से पूछ सकते हैं वो। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 5। पहले 6 देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 में एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी है। 6 क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन। सारे मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं इस चीज़ को? हम सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोइड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। एक बात का ध्यान रखना, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्राइंगल चैप्टर में, कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल उतना ही बड़ा होता है, लार्जर होता है, और स्मॉलर साइड होती है ना, तो उसका एंगल छोटा होता है। कैसे समझते हैं इस बात को? मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, एंगल का मतलब यही तो होता है यार। मैं कहूँ कि मेरे 2 फिंगर के बीच में अभी एंगल बन रहा है कुछ, मैं जैसे से फिंगर को इंक्रीज करूँगा, क्या एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? इस तरह से बढ़ाऊँगा तो। अब जरा ध्यान से सुनो, कैसे समझाऊँ इस चीज़ को? हाँ ऐसे, ये देखो, इन दोनों उंगलियों के बीच में ये गैप इतना है और एंगल छोटा है। अब आप एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नज़र आ रहा होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक साइड ये उंगली, एक साइड ये उंगली, और ये वर्टेक्स हो गई, और एक साइड ये वाली उंगली हो गई, और 2 वर्टेक्स ये हो गई। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड की लेंथ को इंक्रीज करूँगा, और आप देखना ये वाला एंगल भी इंक्रीज होगा। देखो मैं इस साइड की लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ, खुलता जा रहा है मुँह ज़्यादा, तो ये वाली साइड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, कि आपको सामने का एंगल इंक्रीज होता नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इस साइड की लेंथ को और इंक्रीज कर दूंगा, कि आपको ये एंगल और इंक्रीज होता दिख रहा है। इस साइड की लेंथ को और इंक्रीज कर दिया, आपको एंगल और इंक्रीज होता दिख रहा होगा। यानी जितनी साइड लंबी होती चली जाएगी उसका सामने का एंगल उतना ही लंबा हो जाता है, उतना ही बड़ा हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो यही वाली बात है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड की लेंथ को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैंने इंक्रीज करते करते क्या किया, थोड़ा सा साइड की लेंथ को ऐसे बढ़ा दिया आगे। जब मैंने इसको बढ़ा दिया तो एक्चुअल में अब ये वाली लाइन किसी काम की नहीं रहेगी, और ट्राइंगल आपका जो बनेगा वो बनेगा ये वाला। चलो और ले लेते हैं। तो एक बार पुरानी लाइन को रख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब आप ध्यान से देखो, ये A B C, मैंने इस साइड की लेंथ को इंक्रीज किया, तो इसके साइड के सामने वाला एंगल देखो, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट एंगल ये। जैसे ही मैंने इस साइड की लेंथ को इंक्रीज किया, इसके सामने वाला एंगल जो पहले छोटा था, मान लो 60 डिग्री था, वो था ही 60 क्योंकि इक्विलेटरल बताया था, अब ये 60 ना होकर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि अब 60 + 10 डिग्री इंक्रीज हो गया, अब 70 हो गया। समझ रहे हो बात को? तो साइड को लंबा करते जाओ, सामने का एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज करो और इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज करो और इंक्रीज हो जाएगा, और
आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, राइट एंगल ट्राइंगल में वो कितना हो जाता है 90 डिग्री। उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूस। तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, दोनों छोटे छोटे होते हैं इस चीज़ का। ये बेसिक कुछ समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा साइड होगी, लेंथ होगी, उसके सामने का एंगल उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। अब बात ये आती है मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी। तो हमने अभी देखा कि अगर तीनों साइड इक्वल हैं, मैं प्रूव करके बताऊंगा, अभी मैं आपको सोच रहा हूँ कि सिर्फ डायग्राम से आप लोग समझ जाओ, तो उससे क्या होगा एग्जाम में आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, समझ जाओगे आप इस चीज़ को कि तीनों एंगल अभी इस केस में इक्वल है, 60 60 60, तीनों साइड इक्वल है। जैसे जैसे मैं तो यानी मिनिमम वैल्यू किसी एंगल की क्या नजर आ रही है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम में। कहने का मतलब क्या हो गया कि 60 वाला केस अपन पढ़ लिया। अब साइड को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो 60 से ग्रेटर ही एंगल मिलेगा मुझे, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल 60 से तो बड़ा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, साइड अगर छोटी सी हो तो एंगल की वैल्यू छोटी हो सकती है, लेकिन साइड की लेंथ अगर आप इंक्रीज करते चले जाओगे तो 60 से बड़ा एंगल ही मिलेगा। 60 से छोटा एंगल पॉसिबल ही नहीं है, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल, लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल 60 से छोटा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसके बारे में एक बार सोच के देखना, मैं आपको थ्योरेटिकली वैसे बताऊंगा प्रूव करके, ठीक है। मान लीजिए ये सबसे लंबी साइड है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका PQR, ठीक है। सबसे लंबी साइड ये वाली है, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 60 से ग्रेटर होती है। कहोगे सर कहाँ लिख रखा है 60 से ग्रेटर प्रूव करना है, मैंने आपको आंसर बता दिया कि 60 से बड़ा होता है। मैं आपको चीज़ प्रूव करके बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू, मान लो लॉन्गेस्ट साइड है, मैंने बोला कि जो PR साइड है वो इस QR से भी बड़ी है, भले देखने में ना लग रही हो आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये PQ से बड़ी है, तो इस केस में सबसे बड़ा एंगल ये वाला होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ हमेशा ग्रेटर देन 60 होती है, बार बार बोल रहा हूँ, याद भी रह जाएगा, प्रूव करके बता रहा हूँ। तो ये हमें पता है कि अगर ये सबसे लंबी साइड है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा। सबसे बड़ा एंगल होगा मतलब जो एंगल Q होगा वो एंगल P से भी बड़ा होगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल बड़ा होगा। और एंगल जो Q है वो एंगल R से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल होता है सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा। अब आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में ऐड होगा, तो Q प्लस Q मिलके बन जाएगा 2 एंगल Q। और ग्रेटर साइन है तो ग्रेटर रहेगा। देखो खुद को सोचो कि मान लो किसी ने आपको 20 रुपये दिए और 20 रुपये की वैल्यू 10 रुपये से बड़ी होती है, फिर 20 रुपये की वैल्यू 15 रुपये से बड़ी है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा 40 रुपीज़, क्या इन दोनों से बड़ा नहीं होगा, अभी बड़ा होगा। दो बड़ी चीज़ों को ऐड करने पर वो बड़े का साइन ही रहने वाला है, एंगल P प्लस एंगल R, दोनों को ऐड कर दिया, LHS LHS में ऐड और RHS RHS में ऐड। अब एक काम करो, इसमें एंगल Q ऐड और कर दो, तो आप कहो सर एक साइड कैसे कर दिया, क्योंकि इक्वेशन में जो भी काम करते हैं एक इक्वेशन ही होगी, इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन है, इनइक्वल साइन है, ठीक है। दोनों साइड में ऐड कर दिया, तो इसको ऐड करोगे ये एक्चुअल में 2x प्लस 1x जैसा नज़र आ रहा है, तो आपको नज़र आएगा 3 एंगल Q ग्रेटर देन P प्लस Q प्लस R, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल P प्लस Q प्लस R इसकी वैल्यू क्या है, अरे ट्राइंगल के एंगल है यार, जब ट्राइंगल के एंगल है तो इनकी वैल्यू 180 डिग्री होने वाली है, तो 3 एंगल Q इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल Q इज़ ग्रेटर देन 180 डिवाइड बाई 360, यानी एंगल Q जो है, जो सबसे बड़ा एंगल आपने माना है, ठीक है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, मैंने साइड बड़ी मानी थी, एंगल बड़ा हो गया, इसकी वैल्यू 60 डिग्री से हमेशा बड़ी होती है। प्रूव कर दिया। थ्योरेटिकल आपको वैसे समझाने की कोशिश करी, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को कि सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल 60 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 60 से बड़ा तो होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन बुक में नहीं मिलता, ठीक है। तो स्टार मार्क किया है, इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, ठीक है। अब बात आती है भाई 7 से लेकर 15 तक, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं करा रहा हूँ आपका 13 to 15 वाला, ठीक है। लैंग्वेज सेम थी क्वेश्चन की, एक में A पूछा है, एक में B पूछा है, एक में C पूछा है। ध्यान से देखो, एंगल A प्लस एंगल B इज 65 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इज 140 डिग्री। आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक A है, एक B है और एक C है, और आपने पहले बोला था कि अगर आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। सर 2 ही तो इक्वेशन है,
दो इक्वेशन तीन वेरिएबल कैसे फाइंड कर लेंगे? अरे भाई एक इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी पता है क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल है। तो ये हिडन इक्वेशन है जो आपको पता है, ठीक है, आप खुद यूज करोगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाए, याद करो 7th क्लास आप लोगों ने सबसे पहले सीखा था 2x + 5 = 11 टाइप की इक्वेशन, ठीक है। तो आप जब सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होता है, आप बड़े खुश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि यार सिंगल वेरिएबल है, बाकी सबको उधर भगाओ, इसकी वैल्यू इजीली निकल जाती। तो यार यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो एक काम नहीं हो सकता कुछ ऐसा कि मैं 3 वेरिएबल वाली चीज़ों को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ? कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से एक ही जगह पे मैं लिख रहा हूँ 65 माइनस एंगल बी। ये बार बार एंगल अच्छा नहीं लग रहा है यार। a = 65 माइनस बी। तो मैंने क्या करा, a को b के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि a की वैल्यू ये है, और यहाँ से क्या किया, c को भी उधर चला जाएगा, b की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बड़ी अच्छी बात है। a को b की टर्म में और c को भी b की टर्म में, तब आपको ओनली b नज़र आएगा। तो क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में a की जगह पे ये रख सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू ये है। तो a की जगह पे मैंने रख दिया 65 माइनस बी। b को तो b रहने दो यार, और c की जगह पे क्या रख दिया, 140 माइनस बी, और इक्वल टू 180 है। तो आपने किया क्या कि ध्यान से देखो, आपका अब ये जो इक्वेशन थी जिसमें a b c तीन चीज़ें नज़र आ रही थी, आपको ओनली b नज़र आएगा। कोट लो, माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, ये माइनस का b है। 65 + 140, 40 60 200, ये हो गया 205 माइनस का b इक्वल टू 180। b को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 180 को उधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 180 में 20 ऐड करो, 200, तो ये 25। तो b की वैल्यू हो गई आपकी 25। अगर b की वैल्यू 25 है तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 माइनस 25। 20 जाता तो 20 बचता, तो 115 हो गया। तो c की वैल्यू 115 हो गई, और यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 65 माइनस दिस 25 इक्वल टू 40। अब एक बार आंसर वेरीफाई जरूर करो, क्योंकि बिना वेरीफाई करे चलोगे गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। क्या कि हमें पता है a + b + c 180 है, ज़रा चेक करते हैं। 40 में 20 ऐड किया 60, 60 में 5 ऐड किया 65, 65 में 5 ऐड किया 70, 70 में 10 ऐड किया 80, और 100 180, तीनों का सम 180 आ रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, क्या a में से b को या a और b को ऐड करने पर 65 आ रहा है क्या, a + b 65? हाँ जी, 40 + 25 65 आ रहा है। क्या b और c को ऐड करने पर 5 इसको दिया 20 20 40 140 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हमने अपना आंसर वेरीफाई कर लिया। तो आपने a की वैल्यू निकाल दी 13 क्वेश्चन, b की वैल्यू निकाल दो 14 क्वेश्चन, c की वैल्यू निकाल दो 15 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से। सेम तरह से, एग्जैक्टली सेम तरह से आप कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन का बंच 10 11 12 वाला। कैसे? अरे भाई यहाँ पे भी a माइनस बी की वैल्यू पता है, b माइनस सी की वैल्यू पता है, और आपको a + b + c की वैल्यू भी पता है 180, ठीक है। वापस से a को b की टर्म में लिखो, एंगल हटा रहा हूँ यार, बार बार कौन लिखे। a को b की टर्म में, b को उधर भगा दिया, प्लस का हो गया। यहाँ से c को b की टर्म में लिखो, तो c को उधर भगाओ, तो c प्लस का हो जाएगा, और 18 को उधर लेके आओ। समझ रहे हो इस बात को? माइनस c को उधर लेके गया, प्लस c, 18 प्लस का इधर लेके आया माइनस का, तो c की वैल्यू हो गई b - 18। आपको c की वैल्यू b की टर्म में पता है, a की वैल्यू b की टर्म में पता है, उठा के रख दो। तो a की जगह रखूँगा ये 33 + b की जगह b रहने दो, और c की जगह रखूँगा ये b - 18 इक्वल टू 180। b + b यानी 3 टाइम b, 33 में से 18 गया, कितना बचा 15, ठीक है। 15 दूनी 30, 3 33 हो गया इक्वल टू 180। यहाँ से 3b की वैल्यू हो गई 180 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो 165 आएगा, और यहाँ से b की वैल्यू आएगी 3 5 × 15, 3 5 × 15। b की वैल्यू होगी आपकी 55 डिग्री। कितनी हो गई है? 55 डिग्री। और यहाँ से a निकालो, तो a हो गया आपका 33 + 55, 5 4 3 8 और 5 3 8, तो a की वैल्यू 88, और c की वैल्यू कैसे निकलेगी? 55 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, तो 55 में से 8 गया था आपका 47 बचा, तो आपका 37 बचा। दोबारा चेक कर लो, 37 में 18 ऐड करके देखो, यही आ रहा है 30 40 55।
तो आपके ए की वैल्यू 88, बी की वैल्यू 55, सी की वैल्यू 37। जरा वेरीफाई करते हैं आंसर को। कैसे? क्या तीनों को ऐड करने पर 180 आ रहा है? देखते हैं जरा। 8 7 15, 15 और 5 20 का 0, 2 2 और 5 7, 7 3 10 और 10 और 8 18, बिल्कुल आ रहा है। और चेक करते हैं क्या ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पे 33 आ रहा है? 88 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करने पे 33 आ रहा है, सही है। बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आ रहा है, 55 में 37 सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 18 बन रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया और हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल गई है। और लास्ट क्वेश्चन जो बचा है 7 to 9, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन बुक में तो नहीं मिलने वाला ये वाला, और लेकिन पूछ लेते हैं। और आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। अगर आप देखते हो कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इनका रेशियो अगर कोई दे दे 3:2 है, तो आप क्या करते हो? भाई ये 3x है, ये 2x है, दोनों को सम करेंगे। और मान लो इनका टोटल हमें दे रखा है कि a और b का सम 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके इक्वल टू 90 पुट करते हो, x निकाल लेते हो, निकल जाता है। इसी चीज़ को मैं घुमा के दे दूँ क्या कि यार 2a = 3b है। अब बच्चे वही गड़बड़ करते हैं, सर ये 2a = 3b ऐसे दे रखा है, परेशान करने के लिए दे रखा है। ऐसा नहीं सर, ऐसा एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में यही है ये कि a तो है 2 और b है 3, तो इसको 2x 3x मानो और यही हो जाती है गड़बड़। ध्यान से समझो इस चीज़ को। रेशियो देना और इक्वल टू में देना फ़र्क है। a और b का रेशियो का मतलब होता है a/b = 3/2 है। समझ रहे हो बात को? a और b का रेशियो 3/2 है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 × a = 2a और 3 × b = 3b। यानी कि रेशियो को लिखने का ही दूसरा तरीका ये है, बट बात बदल जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2a = 3b गिवन है, समझ रहे हो? अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आपको क्या करना होता है? इस फॉर्म में गिवन तो आप क्या करोगे? अरे यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ जानते ना, तो क्या करेंगे? a को a रहने दो, b इसके मल्टीप्लाई में है तो b को इसके डिवाइड में ले आओ, 3 यहाँ पे है तो 2 डिवाइड में ले जाओ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2a = 3b का मतलब 2:3 नहीं है, a/b का मतलब 3:2 है। समझ रहे बात को? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि इक्वल टू में दे रखा हो तो परेशान होने की नीड नहीं है। आप इक्वल टू, जैसे मान लो सपोज करो आपको दे दिया 4a = 5b, तो आप यहाँ से a/b की वैल्यू फाइंड कर लो। a b को डिवाइड में ले आया, ओके, तो यहाँ 5 बच गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, यहाँ 5 बच गया। और 4 इसके मल्टीप्लाई में था, वो यहाँ चला जाएगा। तो 4a = 5b का एक्चुअल मीनिंग होता है कि a/b की वैल्यू है 5:4। तो 2 और बाद में आप कर ही दोगे इसको कि भाई a को मान लिया 5x और b को मान लिया 4x, बाकी दोनों को ऐड करो, जो भी कर सकते हो कर लेंगे, ठीक है। 2 वाले मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपल बात है, अगर रेशियो गिवन है डायरेक्टली जब तो 3x 2x टाइप में मान के कर लेते हैं। अगर इक्वल टू में गिवन है तो उसके बाद आप कैसे कर लेते हो? इस चीज़ को अपोन में ले जाओ, ठीक है। इक्वल टू में है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है, ऐसे करके। बात आती है 3 चीज़ों का दे रखा हो, a b c तीनों का दे दिया, अब कैसे करेंगे? अब कौन किसके डिवाइड में जाएगा? तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 एंगल a = 3 एंगल b = 6 एंगल c, 3 चीज़ों का है, किसको किसके डिवाइड में ले जाऊँ? तो आपको तरीका सिखा रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना अच्छे से इस चीज़ को। आप इसको लिखो 1/2, 2 है तो 1/2 लिखो, ठीक है। इसको लिखो 1/3 और इसको 1/6। तो एक्चुअल में ये रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है? जो दे रखा है मल्टीप्लाई में उसको अपोन में ले आओ, इसको अपोन में ले आओ, इसको अपोन में ले आओ, ठीक है। ये रेशियो होता है, समझ गए? फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप है इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके एलसीएम के साथ में। किस किस का एलसीएम? 2 3 और 6 का एलसीएम। क्योंकि ये रेशियो अच्छा थोड़ी लग रहा है यार। कोई आपसे कहे क्या रेशियो ABC में, अरे 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/6 रेशियो ऐसे अच्छे थोड़ी ना लगते हैं, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्म ही अच्छा नहीं लगता। हमें तो अच्छे अच्छे नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो 2 स्टेप में काम होगा ये वाला। क्या? जो भी रेशियो है 1 के अपोन में ले आओ, ये रेशियो बनेगा, और बाद में इन तीनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 6। 3 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6। अब जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तीनों से मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है। 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6 बचा,
3 2 जा 6 बचा और 6 1 जा 6, तो आपका आराम से निकल के आ गया A रेशो B रेशो C की वैल्यू हो गई 3 2 1, A B C 3 2 1। तो कभी 3 का दे रखा हो ना तो इस तरह से कर दो। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ये क्या बात हुई, आपने 2 के लिए अलग चीज़ बता दी, 3 के लिए अलग चीज़ बताई, दो इस मेथड को 2 वाले में अप्लाई करते हैं। मैंने बोला 1 अपॉन में ले आओ, बोला ठीक है सर ले आए। मैंने बोला इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 का एलसीएम 6, 6 इससे मल्टीप्लाई 6 इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेथड बिल्कुल सही है, यहाँ भी लग सकता है, लेकिन यहाँ तो हम इजीली कर लेते हैं इस चीज़ को कि 3 को उधर लेगा 2 को उधर लेगा। यहाँ 3 में समझाना पड़ेगा। तो क्या स्टेप है, पहला 1 अपॉन में लेके आओ और इनका जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई करो और जो वैल्यू निकल के आएगी नाउ दिस इज रेशियो। अब आप कर सकते हो कि दिस इज 3x, दिस इज 2x एंड दिस इज 1x। तो इन अ ट्राइंगल अगर ये है तो आपको ABC निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल अगर है ये तो हमें पता है अगर ये ट्राइंगल के एंगल हैं तो इन ABC का सम कितना होगा 180। A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 2x, C की वैल्यू 1x, A की जगह रखो 3x, B की जगह रखो 2x, C की जगह रखो 1x, 1x ये x एक ही बात है। 3 + 2 5 + 1 6x, 6x = 180 और x की वैल्यू डिवाइड होकर 30, तो x की वैल्यू 30 आ गई। जब x 30 आ गया तो a कितना हो गया 3x, 3 × 30 तो a हो गया 90, ठीक है। b कितना हो गया 2 × 30 60 और c कितना हो गया 1 × 30 30। अब मैं आपको एक बड़ी काम की चीज़ और बताता हूँ। तो अपना a निकला 90। आंसर वेरीफाई करने का बड़ा शानदार तरीका बताता हूँ। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग ये है, इस बात पे ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, कि a का जो डबल है वो b के ट्रिपल के इक्वल है। यानी a का मैं डबल कर दूं और b का ट्रिपल कर दूं, एक ही बात है, ठीक है। a को मैंने माना 3, तो a का डबल करो 3 2 जा 6, b का ट्रिपल करो 2 3 जा 6 और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है 6 टाइम ऑफ c, और c कितना था 1 का 6 टाइम करो 6। क्या तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है। तो इस बात का मीनिंग समझो कि a का डबल और b का ट्रिपल और c का 6 टाइम, तीनों बातें सेम होंगी क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। और एंगल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं जरा इसको। a 90 है, a का डबल करो 180, b का ट्रिपल करो, b 60 का ट्रिपल करो 180, c का 6 टाइम करो 6 टाइम 30 180। बताओ सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही तो बात थी यार, कहने का अलग अलग तरीका होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस चैप्टर की एक और वर्कशीट लेके, और एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है।